लालू यादव ने परिवार और हिंदुत्व को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इसी बयान को कैंपेन बना लिया और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया। और उसके बाद राहुल गांधी राष्ट्र पर बात करते करते राम पर आ गए और इसके बाद एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। अगर इतिहास के पन्नों पर आप नजर डालेंगे तो चुनाव से पहले कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि विपक्ष ने मोदी को लेकर व्यक्तिगत कोई ऐसी टिप्पणी की है और उसका खामियाजा खुद विपक्ष को ही भुगतना पड़ा है। तो ऐसे वक्त में जब अब लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल करीब है, तो क्या एक बार फिर से विपक्ष का ये बयानों वाला कैंपेन बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानने के लिए आज हम करते हैं बात चुनाव की। अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े टारगेट के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब रैलियां कहां पर होनी है, कौन सी तारीख को कहां जाना है, ये सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है कि व्यक्तिगत बयान पर एक के बाद एक, खास तौर पर मोदी पर टिप्पणी बार बार करता हुआ दिखाई देता है। और जब मैं विपक्ष कह रही हूं तो इसका मतलब इस बार है इंडी गठबंधन, और वो इंडी गठबंधन जो अलग अलग राज्यों में ताल ठोक रहा है और ये दम्भ भर रहा है कि वो तो बहुत मजबूत स्थिति में है क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां अब एक साथ आ चुकी हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे बयान जो इससे पहले चुनाव में चर्चा में रहे हैं, विपक्ष की तरफ से दिए गए हैं और उसका खामियाजा खुद विपक्ष को ही कैसे भुगतना पड़ा है, एक पूरी लिस्ट मेरे पास है, पूरी तैयारी मैंने आपके लिए की है। एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूं और 2017 से मैं शुरुआत करने वाली हूं। गुजरात विधानसभा चुनाव का वो वक्त था और उस वक्त कांग्रेस के नेता हैं मणिशंकर अय्यर, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी टिप्पणी की थी, विवादास्पद बयान दिया था और नीच किस्म का आदमी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सूरत में एक बड़ी रैली की थी। अब इसका नतीजा क्या हुआ, ये सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस को उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, हालांकि 77 सीटें उस वक्त मिल गई थी, जबकि जिस सूरत में मैं आपको बता दूं बयान दिया था वहां बीजेपी को 16 में से 15 सीटें मिली थी। सिर्फ सीट एक ऐसी थी जो बीजेपी अपने खाते में नहीं हासिल कर पाई थी। अब इस नतीजे को बताने का मेरा मतलब ये है कि आप सोचिए, वो भी गुजरात, जो बीजेपी का गढ़ इस लिहाज से माना जाता है कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता आप देखेंगे तो फहरिस्त लंबी है जो खुद गुजरात से ही आते हैं। और जब कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी अगर ऐसा बयान देती है, खास तौर पर प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी कर कर, तो फिर आप ये समझ जाइए कि बीजेपी की भी इसको लेकर पूरी तैयारी दिखाई देती है कि कैसे इसको भुनाना है। इसे मौका भुनाना कहते हैं और उसके बाद विपक्ष को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 1 दिसंबर 2007 को एक डेटा मेरे पास है जिसमें गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, यानी कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, जब उस वक्त की ये बात है। लेकिन यही बयान उनका बैकफायर कर गया कांग्रेस को ही। नतीजा ये था कि 117 सीट बीजेपी को मिली, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 59 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। एक बार फिर से ये आंकड़ा, ये डेटा ये बताता है कि जब जब विपक्ष ने कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खासतौर पर निजी टिप्पणी करने की, और इसके कई सारे कारण हैं। कारण एक सबसे बड़ा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब देखिए, अब तो चूंकि तीसरी मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि जब वो बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2014 जब मोदी लहर थी, या फिर आप 2019 देखेंगे जब भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दी पूरे हिंदुस्तान के लिहाज से, मैं आपको बता रही हूँ लोकसभा चुनाव के लिहाज से। तो ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई भी ऐसा बयान जो उन पर निजी टिप्पणी कर दिया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि विपक्ष मुझे गाली देता है तो इसका जवाब जनता दे देगी, यानी कि एक इमोशनल कनेक्ट यहाँ पर जनता से करने की कोशिश की जाती है। वो हमेशा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता हो, वो कोशिश ये करते हैं कि इस मुद्दे को इस तरीके से भुना लिया जाए कि मोदी का अपमान, यानी कि वो जो विपक्ष है वो जनता का अपमान कर रहा है। इसी तरह मैं आपको ये भी बता दूं, 2014 का जब लोकसभा चुनाव था तब
ये कहा गया था, चाय वाला शब्द, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे वो पूरे देश ने देख लिए। तब ये कहा जा रहा था कि इतनी ज़बरदस्त मोदी लहर यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी थी। 6 अक्टूबर 2016 राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री आप शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें हासिल हो सकी थी। कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी मैं आपको बता दूं 6.3 रह गया था। बीजेपी को एक प्रचंड यहां पर जीत हासिल हुई थी, 312 सीट मिली थी। और वोट शेयर अगर आप देखेंगे, वोट परसेंटेज 40% उस वक्त रहा था। और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। अब फिर आपको याद होगा, सबसे बड़ा मुद्दा 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जो राहुल गांधी के बयान के बाद दिखाई दिया। राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को कहा, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। और उसके बाद मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आपको याद होगा, बहुत जोर शोर से कैंपेन बीजेपी की तरफ से चलाया गया था। अब ऐसे में सवाल ये है कि बार बार अपनी ही गलती से क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लिए मैं कहूँ तो विपक्ष क्या सीख नहीं लेता है, और खास तौर पर राहुल गांधी। और आज हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऐसा ही बयान दे दिया है। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये मोबाइल फोन पे आप कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे लगाते हो? सर 2 घंटे। देखो देखो मजे की बात देखो, 2 घंटे? जी सर। सच बोलो। सच में सर, बिजनेसमैन हो? अच्छा। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने, चाइना के युवा ने बनाया। और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। यह है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट, और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। और चाइना का युवा हो वो 7 घंटे रील देखे। ये मैं चाहता हूं, और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। और इसके बाद सवाल ये उठा कि आखिर राहुल गांधी जो राष्ट्र को लेकर तो कई मर्तबा ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन और खास तौर पर वो मोदी को लेकर भी निशाना साध चुके हैं, तो क्या मोदी पर निशाना साधते साधते अब विपक्ष ऐसे वक्त में श्री राम पर भी आ जाएगा? और आप ये यकीन मानिए कि इस वक्त अगर आप 2024 का सबसे बड़ा एजेंडा या सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप देखेंगे जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की है, तो वो यही राम मंदिर है। और इसके लिए अब कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता देखेंगे, मंत्री देखेंगे, राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अनुराग ठाकुर की तरफ से भी यही कहा गया कि बार बार राहुल गांधी तो हिंदुस्तान का अपमान करते हैं, तो आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और बयान जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो लालू यादव का है। लालू यादव की तरफ से पटना में गांधी मैदान में रैली की जा रही थी, विपक्ष एक साथ था वहां पर, तो राहुल गांधी भी मौजूद थे। लालू यादव की तरफ से, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, उनकी तरफ से उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बयान दिया गया कि मोदी का परिवार ही नहीं है, मुझे तो ये भी लगता है कि वो हिंदू ही नहीं है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं।
तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? फिर क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मेरा परिवार है। और फिर एक जबरदस्त कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई। बड़े बड़े नेता, दिग्गज मंत्री, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया गया। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसे वक्त में जब चुनाव बहुत करीब है तो सीधे जनता पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। और दूसरी बात ये भी है, कई मर्तबा ये कहा भी जाता है कि अगर विपक्ष को अपनी तैयारी करनी है तो फिर वो तैयारी तो जरूर इस तरीके से करे कि वो ये ना लगे कि वो तो खुद बीजेपी के प्रचार में मदद कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जब अपने लिए प्रचार कर रही है तो विपक्ष को ये समझना चाहिए, और इतनी सारी गलतियों के बाद, नतीजे भुगतने के बाद, कि वो ऐसा बयान ऐसे वक्त पर ना दें जो खुद के लिए ही उनके लिए इतना बड़ा नुकसान पैदा कर दे और आने वाले एक बार फिर से जो चुनाव है उनमें उनको नुकसान देखने को मिले। हालांकि ये जो सियासी बयानबाजी है उसका असर क्या देखने को मिलता है? क्या बीजेपी बहुत अच्छे से इस मुद्दे को भुना पाती है, या फिर विपक्ष एक बार फिर से अपनी गलती से कुछ भी नहीं सीखता? इन सब के लिए इंतजार 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का करना होगा।